नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी एसएसटी का क्लास 6 के एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे आज कि, और चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यानी सरकार क्या होती है। दोस्तों एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो चलो जो हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एनसीईआरटी किताबें बहुत अच्छी हैं, बट चूँकि ये बच्चों के लिए लिखी गई किताबें हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो ये लिख देते हैं बट इसके पीछे का बैकग्राउंड उतना क्लियर नहीं करते हैं जितना करना ज़रूरी होता है। इसलिए एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक समझोगे नहीं तो आप पढ़ तो लोगे बट उसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाओगे। आज का जो चैप्टर है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो दिया है, बट बैकग्राउंड उतना क्लियर नहीं दिया हुआ है। तो ये बैकग्राउंड जो है वो मैं आज आपको क्लियर करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सरकार क्या होता है। कुछ ये आर्टिकल दिया हुआ है कि इन्होंने पेपर कटिंग दी हुई है जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर मैं आपको इसका हिस्ट्री जो हिस्ट्री का पोर्शन में पढ़ाऊँगा कि गवर्नमेंट कैसे बनी, क्या हुआ। लेकिन पेपर में जैसे आता है कि सरकार से कामगारों की अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। बाल पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत पैकेज है। या प्याज के दाम में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम कम किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, मतलब इस तरह की आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो। हर चीज़ आप देखते हो सरकार के बारे में रैंडमली आती रहती है पेपर में, न्यूज़पेपर में, या आप पढ़ते रहते हो। उसमें सरकार जो चीज़ होती है वो हमारे जीवन में हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। हर चीज़ आप सोचो और सरकार हाजिर है। लेकिन इसका ओरिजिन क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो मैं आपको बताऊंगा ये आप हायर क्लासेस में या एनसीईआरटी के बाद जो एडवांस चीज़ें होती है वहाँ पे आप पढ़ोगे। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वहाँ से आप पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल जो बात चल रही है तो बताना ज़रूरी है। दोस्तों आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी होगी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन करता है। वैसे जो इतिहासकार हैं उनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि कब हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुआ, लेकिन एक मोटा ले लेते हैं कि 1520 बीसी में 1500 बीसी में बिफोर क्राइस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। 1500 बीसी में लगभग आज से 3500 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद या उसके साथ ही कहते हैं, समझ लेते हैं, वो खत्म हो रहा है और एक कुछ लोग और आ रहे हैं जिसका नाम है वैदिक पीरियड आता है। वैदिक लोग आ रहे हैं। वैदिक वो लोग हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आते हैं, आर्कटिक सर्कल से आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए इंडिया आते हैं। माना जाता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों में और इन लोगों में लड़ाई होती है और वैदिक जो लोग थे वो जीत जाते हैं, हड़प्पा लोग हार जाते हैं। ये थ्योरी है। इसके पीछे और भी है, क्योंकि जब आप एडवांस हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें डिस्कस किया जाएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हो गई। वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसको इतना हमारा इस समय ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो हमारी सरकार का जो ओरिजिन आता है, क्योंकि हड़प्पा के बारे में इसलिए बात नहीं कर सकते हैं, कहने को तो हड़प्पा का सिविलाइजेशन बहुत एडवांस था। वहाँ पर सिटीज़ यानी शहरों का टाउन प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छा था। वहाँ ड्रेनेज सिस्टम, पानी का निकासी का बहुत अच्छा सिस्टम था। बट चूँकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लिखा गया, जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो हमें इसके बारे में बहुत एग्जैक्ट नहीं पता कि ये लोग करते क्या थे। ये तो पता है कि एडवांस थे, ये तो पता है कि कुछ अच्छा सिस्टम बना हुआ था और वैदिक लोगों से बेटर सिस्टम था, बहुत बेटर सिस्टम था। वैदिक वाले आए थे तो वो गाँव के एक पृष्ठभूमि से, गांव के लोग थे, रूरल थे। हड़प्पा वाले सिटीज वाले थे, अर्बन थे। बट चूँकि लिखा हुआ था वो पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए दिक्कत आ रही थी। इसलिए जब वैदिक में आते हैं तो वैदिक के पढ़ने के बाद वैदिक के टेक्स्ट होते हैं। अब वैदिक पीरियड के लोग क्या लिखा था, जो ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद लिखे गया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखे गए, यजुर्वेद, 4 वेद लिखे गए। उसके बाद और इन्हीं वेद के बाद और चीज़ चल के आई हैं। जब थोड़ा सा इसको हम स्टडी करते हैं तो समझिए कि सबसे बेसिक यूनिट क्या थी उस समय। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, सबसे बेसिक यूनिट मतलब समाज की, परिवार की सबसे बेसिक यूनिट क्या थी, वो थी परिवार। समाज की, सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है परिवार। परिवार क्या होता है, एक
एक पुरुष होगा, उसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे कुछ, सबसे छोटी यूनिट यही होगी। हो सकता है एक से ज़्यादा औरतें हों और कुछ बच्चे हों उससे ज़्यादा, ये हो सकता था, पॉसिबल है, ठीक है। अब जब इतनी छोटी यूनिट होती है, एक आदमी है, एक औरत है, कुछ बच्चे हैं, तो चीज़ें आराम से मैनेज हो जाती हैं। भाई पापा ने जो बोला वो बच्चों को मानना पड़ेगा, वाइफ को मानना पड़ेगा, ऐसा वाइफ मानना चाहिए, ये चला आ रहा था। जब कुछ परिवार जुड़े तो एक कबीला कहलाया, छोटा सा कबीला, एक कबीला यानी ट्राइब, जिसके अंदर 5, 10, 15, 20 परिवार हो सकते थे। एक छोटा ट्राइब था। अब ये ट्राइब था, इसमें कुछ परिवार रहते थे, कुछ लोग रहते थे, 100-50, क्योंकि जो किताबों में लिखा है ये बताते हैं कि एक ट्राइब में एक कबीले के अंदर 50 से लेकर 100 लोग रहते थे, ठीक है। अब ये जो कबीला था वो कुछ परिवारों का एक ग्रुप था, समूह था। कुछ अगर फैसले लेना पड़ते थे, कुछ अगर कहा जाए कि कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, अमूमन सब लोग मिलके, जो बड़े लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग मिलके डिस्कस करते थे और फैसले लेते थे आपस में मिलके। जैसे हम लोग कहते एक परिवार में मिलके तो फैसले लेते थे और वो काम किया जाता था। अच्छा, जब समूह छोटा होता है, जब एक ग्रुप छोटा होता है, तो ये पॉसिबल है कि भाई सब लोग मिले, बातचीत की और फैसले ले लिया गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कबीलों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, लड़ने शुरू कर दिया। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि किसी को ज़मीन चाहिए थी, कोई देखा कि बहुत अच्छी जगह रह रहा है, कोई कबीला ऐसा है जो जहाँ पानी का सोर्स ज़्यादा है, जहाँ पर खाने के सोर्स ज़्यादा हैं, तो दूसरे कबीले ने अटैक किया, पहले कबीले को हटा दिया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, उन पर कब्जा कर लिया। लड़ाई इसलिए होती थी, या लड़ाई इसलिए होती थी कि उनके पास मवेशी यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे काव, बकरी, गाय, बकरी, इस तरह के ज़्यादा मवेशी उनके पास, तो उस मवेशी को लेने के लिए हो गया। अब आज की तरह तो था नहीं सिस्टम, ठीक है, बहुत सिंपल लिविंग थी कि वहाँ पर गए, उसको उनके मवेशी जीत लिया। मवेशी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते थे, ठीक है, ज़मीन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मवेशी बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो अब जब कबीले आपस में टकराने लगे तो कुछ कबीले मिलने लगे कि भाई काम करते हैं, 2-4 कबीले मिल जाते हैं, फिर उस कबीले पर अटैक कर देंगे। तो ग्रुपिंग होना शुरू किया। पहले एक कबीला था जो 4-5 या 15-20 परिवारों को मिलकर कबीला बना, फिर कुछ कबीले आपस में मिलने शुरू हो गए, ठीक है। अब कबीले जब मिलना शुरू कर गए तो अब किसी को तो लीडरशिप देनी है ना। अब मान लो पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे 1000 लोगों की पॉपुलेशन होगी, 1000 लोग हैं या 1000-2000 लोग हैं। अब 1000-2000 लोग को लीड करने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो किसी को राजा बना दिया गया। वो राजा जो था, वो किंग जो था, उसका काम था कि वो जाके अटैक करेगा, दूसरे कबीले को जीतेगा, ठीक है, दूसरे कबीले को जीतेगा, उनके मवेशी जीत के लेकर आएगा, आदमियों को बनाएगा, स्लेव बनाएगा यानी कि दास बनाएगा, ठीक है, औरतों को अपने कब्जे में रख लेंगे। तो ये सब किया जाता था। तो राजा के पास जो पावर थी कि वो एक लीडरशिप क्वालिटी देगा, युद्ध करेगा, वॉर करेगा और जीत के लेकर आएगा। और राजा ऐसा नहीं था कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि राजा होल एंड सोल हो गया, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अभी तक राजा का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक था कि उसका काम है युद्ध में जाना, लीड करना, दैट्स ऑल। उस समय जो सेना थी वो भी परमानेंट सेना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एक परमानेंट सेना बन गई, ऐसा नहीं था। सेना टेम्परेरी हुआ करती, जब युद्ध होगा तो सेना आ जाएगी, जब युद्ध नहीं होगा तो लोग किसान खेती कर रहे थे बैठ के, ठीक है, खेती भी बड़े बेसिक लेवल पे थी। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर खोज हुई लोहे की। लगभग आज से 3000 साल पहले लोहे की खोज होती है। अब लोहे की जो खोज हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, जो हिस्ट्री है जो आप पढ़ रहे हो ये पॉलिटी है, बट चीज़ें सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कनेक्टेड है आपस में। अभी पॉलिटी पे आएंगे, अभी हिस्ट्री समझ लीजिए आप। हिस्ट्री नहीं समझोगे तो पॉलिटी का समझोगे आप, ठीक है। अभी ज्योग्राफी क्या बोला कि लोहे की खोज हो गई, लोहे को खोजा गया। अब लोहा जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि जब लोहे के हल बनाए गए तो ज़मीन जो थी उसको और गहरा खोदा गया। पहले क्या था, पहले लकड़ी के हल बनते थे तो ज़मीन ज़्यादा खुद नहीं पाती थी। अब लोहे के हल बने तो ज़मीन और खुदना शुरू हुई। अब ज़्यादा गहरी लोहे ने खोदा तो जो अनाज हुआ वो ज़्यादा पैदावार अच्छी होने लगी, क्योंकि और गहराई तक जा रहा था। दूसरा, लोहे की बनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटे गए और ज़मीन जो थी
वो खेती के लिए उपयोग की गई। जब खेती के लिए उपयोग की गई तो ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा खेती की गई, ज़्यादा अनाज उगा। ठीक है, ज़्यादा अनाज उगा तो अब आपके पास ज़्यादा सामान आना शुरू हो गया। अब देखिए, इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब पहले क्या था कि लोग जितनी मेहनत करते थे कि सिर्फ वो उतना काम करेंगे जितना उनका परिवार खा ले, लेकिन अब उतना उगा रहे थे कि अब वो खा भी सकते थे, बचा भी सकते थे। अब थोड़ा एडवांस लेवल आ गया, अब जो राजा हुआ करता था, पहले क्या था कि पहले डिस्कशन होता था। डिस्कशन जैसे कि आप पढ़ोगे कि सभा और समिति नाम की दो चीज़ें हुआ करती थी। सभा मतलब लोग मिलके बात डिस्कस करेंगे, समिति का मतलब था कि बहुत ही खास लोग बैठकर डिस्कस करेंगे। जो राजा हुआ करता था, एक राजा था, एक पुरोहित था। पुरोहित का मतलब काम था कि वो पूजा पाठ करेगा, और दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, राजा और पुरोहित। अब इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी कि राजा कहते मैं इंपॉर्टेंट हूँ, पुरोहित कहते मैं इंपॉर्टेंट हूँ। अच्छा, जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा आने लगा, जब खेती से ज़्यादा सामान निकलने लगा, तो धीरे धीरे परमानेंट आर्मी बनने लगी, परमानेंट। क्योंकि अब क्या था कि जो अनाज आ रहा था उससे हम इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे कि आज आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो आप ऐसा इन्वेस्ट करते हो, इसी तरह से जब खेती से ज़्यादा अनाज आ गया तो अब चीज़ें थोड़ी एडवांस हुई। अब जो आर्मी पहले टेम्परेरी हुआ करती थी, अब वो परमानेंट होना शुरू हो गई, परमानेंट आर्मी हो गई। अब कबीले चूँकि बड़े हो गए थे, उसको मैनेज करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे। कुछ लोग होंगे जो कि आर्मी को देखेंगे, जो आर्मी में होंगे और उनको लीड करेंगे। नया बंदा रिक्रूट करना है, उनकी ट्रेनिंग, उनका हथियार कैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो टैक्स होते हैं, जिसको बलि बोलते हैं। बलि का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, पहले जो टैक्स बलि होता था वो कंपल्सरी नहीं था, वो आपकी इच्छा के ऊपर होता था। गांव वाले आते थे और अपनी इच्छा से वो सामान देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, जैसे जैसे राजा की पावर बढ़ती गई, वैसे वैसे जो बलि का सिस्टम था, ये टैक्स का सिस्टम था, वो कंपल्सरी होता चला गया। अब राजा पहले जो कि लोगों की मर्जी पे डिपेंड था, अब राजा क्योंकि आर्मी उसके पास आ चुकी थी, तो अब उसने फोर्स करना शुरू किया। बोला कि नहीं, अब तो तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, अब तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, अब जो तुम्हें उगाया है उसका आधा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब इस टैक्स सिस्टम को मेंटेन करने के लिए राजा को लोग चाहिए थे। राजा ने ऐसे एम्प्लॉय रखे जो कि टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसे लोग हुए जो आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, और एक ऐसे लोग हुए जो कि टैक्स सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्या चीज़ है? यही तो है सरकार। सरकार क्या करती है? सरकार रक्षा भी करती है। रक्षा करने के लिए उसके पास आर्मी है, आर्मी को कंट्रोल करने के लिए नेता भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं। वही टैक्स सिस्टम है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन क्या काम करेगा। सरकार बस ऑब्जर्व करती है, देखती है, मेंटेन करती है, सब कुछ संभालती है। सरकार का जो ओरिजिन है वो वहाँ शुरू होता है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें सरप्लस होने लगी, एक्स्ट्रा आने लगा, धीरे सरकार मजबूत होती चली गई, और सरकार ने फिर एक स्ट्रक्चर बना लिया कि कुछ लोग आर्मी में देखेंगे, कुछ लोग रेवेन्यू देखेंगे, कुछ लोग कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे, कुछ लोग अपना अलग अलग काम करेंगे। तो ये सरकार का ओरिजिन हुआ। सरकार का जो काम है, अगर हम वर्ड देखते हैं गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है टू डायरेक्ट, टू गाइड, किसी को गाइड करना। ठीक है, तो सरकार का काम है गाइड करना। सरकार हमारी हर चीज़ में है, हर चीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो सिस्टम चला। अब राजा हो गया, स्ट्रांग हो गया, राजा पावरफुल हो गया, राजा इसे कहते हैं मोनार्क। पहले तो राजा हुआ था, लेकिन और सिस्टम आया, मोनार्की का आया, एब्सोल्यूट मोनार्की का आया। ये भी आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि राजा एंड सोल है। अब राजा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना पुरोहित चैलेंज कर सकता है, ना कोई बड़े बूढ़ों की कोई एक सभा है वो कर सकती है। राजा है, वो जिसको चाहेगा, जो चाहे कर देगा। तो एक वक्त आया 1300, 1400, 1500 इसमें, जब राजा सबसे पावरफुल हो गया। एब्सोल्यूट मोनार्की बोलते हैं, यूरोप में खासकर हुआ है, इंडिया में भी था। अकबर वगैरह देखेंगे, अकबर, मुगल देखेंगे या बाकी लोगों देखेंगे, तो सब राजा लोग थे, वो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं। कोई कहीं से चयन नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है,
राजा जो बोल रहा है वो सत्य है। फिर 1750 के बाद, 60s के बाद, 1760 के बाद एक फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, 1781 में होती है वैसे तो। फ्रेंच रेवोल्यूशन की यानी फ्रांस की क्रांति होती है, और फ्रांस की क्रांति से इस बातें हुई कि भाई जो राजा हैं वो चलो ठीक है, वो टैक्स लगा सकता है, वो कर रहा है, लेकिन राजा के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। वैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन राजा अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, राजा को इतना राइट नहीं है कि वो सिर्फ शोषण करता रहे। तो ये बात उठी और वहाँ फ्रांस क्रांति होती है, और वहाँ पर फिर आया थोड़ा सा कह सकते हैं कि संविधान का रोल आता है, यानी कि एक कानून बनाए, नियम कानून बनाएगा कि संविधान आती है, बात आता है। बोला गया कि नहीं, सबको बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। वह पूरा फ्रांस क्रांति कंप्लीट नहीं कर पाई हर चीज़ को जो आज करते हैं, लेकिन उसे शुरुआत कर दी थी कि संविधान भी होना चाहिए और एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, राजा के जो पावर है वो भी कंट्रोल में होनी चाहिए। तो ये सब बातें उसने बोली, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मोनार्की, बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र यार, राजा जो है वही होल एंड सोल है, उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद ये चलता रहा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आया जिसका नाम है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो हमारे देश में है। लोगों ने कहा राजा तो ठीक है, अच्छा पहले तक राजा होल एंड सोल था, फिर बोला कि राजा जो है वो संविधान के हिसाब से काम करेगा, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संविधान के हिसाब से राजा अपना काम चलाएगा। लेकिन एक सिस्टम आया कि राजा को हटा दिया गया, फिर जनता चलाएगी, जनता अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी और फिर उनको लीडरशिप देगी, और ये भी कोई एक फिक्स टर्म के लिए होगा, परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट नहीं होगा, समय समय पर चुनाव होते रहेंगे, जो बंदा जिसको लीडरशिप दी जा रही है वो बदल भी सकता है, अगर सही काम करेगा तो आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं तो बदल जाएगा, ठीक है, जैसे आज का सिस्टम हमारे यहाँ होता है। अब एक वर्ड आता है रिपब्लिक। अभी हम डेमोक्रेसी समझ लिए, अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। इसका क्या मतलब होता है गणतंत्र का? देखिए, रिपब्लिक का मतलब है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो आपके देश का सबसे बड़ा जो अधिकारी है, या सबसे बड़ा जो आदमी है, वो जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है, यानी कि वंश नहीं चलेंगे। जैसे हमारे देश में सबसे नंबर 1 पे कौन है? राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति अगर हैं तो ऐसा नहीं कि उनका बेटा भी राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं, बन सकता है, जो प्रोसेस है, चुनाव लड़ के जीत के आए, वो प्रोसेस पूरा करे, लेकिन सिर्फ उसके लिए वो बेटा है वो नहीं बन सकता। तो जहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उसकी पोस्ट जो है वो वंशानुगत नहीं है, यानी हेरिडेटरी नहीं है, उसे बोलते हैं रिपब्लिक। जरूरी नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ रिपब्लिक सिस्टम भी हो, जरूरी नहीं है। कई ऐसे देश हैं, खासकर आपके अरब के कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी तो है बट वहाँ रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर वहाँ पे जो है कोई शेख होता है, कोई राजा होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। वो जो उनकी पोस्ट है वो हेरिडेटरी नहीं होगी, हेरिडेटरी होगी मतलब, ठीक है। तो डेमोक्रेसी अलग है, रिपब्लिक सिस्टम अलग है। इंडिया में डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक सिस्टम भी है, ठीक है। अब सरकार जो है, जैसे मैंने कहा कि इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इतने लोगों को संभालने के लिए उसे एक स्ट्रक्चर बनाना था, एक स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है कि हमें अपने देश की रक्षा भी करनी है, हमें अपने देश का टैक्स कलेक्शन भी करना है, हमें इंडस्ट्रीज़ भी लगानी है, हमें अपने देश को स्पोर्ट्स में भी आगे लेकर जाना है, हमें अपने बगल के जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा जो कोलैबोरेशन भी अच्छा करना है, जिससे कि संबंध बने रहे, व्यापार पे ध्यान देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम्स जो हैं उसको चलाने के लिए सरकार को मिनिस्ट्री चाहिए होती हैं, लोग चाहिए होते हैं, तो वे मिनिस्ट्री बनाई गई। हर एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया मिनिस्ट्री के अंदर, और फिर उसका काम होता है कि वो अपना जो एरिया है उसे देखे, उसके इसे सरकार बोलते हैं। और वो सरकार जो होता है वो हमारे लगभग सभी फील्ड्स में जुड़ा हुआ है, हर चीज़ से है। आप खाना खाओगे तो जो अनाज है वो किस दर पे बिकेगा वो भी सरकार तय करती है, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि मार्केट पे छोड़ देना चाहिए कि जैसे सप्लाई एंड डिमांड रहेगा, लेकिन फिर भी सरकार इस पर नज़र रखती है कि एक जो महंगाई है वो एक हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। जहाँ तक सरकार जो है वो कंपनीज भी सेटअप करती है, जैसे कि आप PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, हमारी जो कंपनीज हैं PSUs हैं। अब ये क्या करते हैं, ये काम करेंगे, जैसे कि NTPC है, ONGC है, IOC है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब ये अलग मुद्दा है कि सरकार को बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे इंडिया में चलो फिर भी ONGC NTPC वगैरह हैं, पाकिस्तान में अगर जाएंगे तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो एक वक्त ऐसा था कि वो लड़ाई छोड़ के सारे काम करती थी, मतलब वो टूर एंड ट्रैवल भी चलाती थी, वो अपने होटल चलाती थी, अपने कैंटीन चलाती थी वो,
तो इसके कारण क्या हुआ कि एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। और ये कई देश गलती कर जाते हैं कि आर्मी इतनी मजबूत हो जाती है तो आर्मी सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाती है। अरे आर्मी काम सिर्फ लड़ना होता है, देश की रक्षा करना होता है। ये सब नहीं बेचना कि टूर एंड ट्रैवल का पैकेज बेचना है, इससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन सरकार जो है सब पे फील्ड पे देखती है इसके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, वैसे इसमें लिखा हुआ है कि महंगाई ज़्यादा होगी तो उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये सब महंगाई वाला कॉन्सेप्ट है, वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर समझिए कि अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है, इसका मतलब क्या है, या तो सप्लाई कम हो गई है या डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर डिमांड बढ़ गई है और ऑर्गेनिक रूप में बढ़ गई है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि नेचुरल तरीके से बढ़ गई है, जैसे मान लीजिए सैनिटाइज़र है, अभी बीच में क्या हुआ, सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ गई, अब सप्लाई तो थी नहीं, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है सैनिटाइज़र की, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो लाइसेंस दिए थे सरकार सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनीज़ को, वो बहुत कम था, क्योंकि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं थी। फिर देखा सरकार ने कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सैनिटाइज़र का जो रेट है बहुत महंगे बढ़ गए, मतलब जो चीज़ 20 में बिकती थी, सैनिटाइज़र बिकता था, वो 150 रुपये का बिक रहा था, जो कोरोना के चक्कर में बवाल हुआ था। अब क्या हुआ, सरकार ने लाइसेंस देना शुरू कर दिया, फटाफट लाइसेंस देखिए, आप भी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो। सरकार ने देखा कि एक शराब बनाने वाली कंपनी थी महाराष्ट्र की, उनको दे दिया, क्योंकि उनके पास अल्कोहल की अवेलेबिलिटी थी, उस कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया, जल्दी बना दिया। आज क्या है, सप्लाई और डिमांड दोनों की मैच कर गए हैं, जितनी सप्लाई हो रही है उतना ही डिमांड आ रहा है, तो सैनिटाइजर का जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो ये काम भी सरकार देखती है, बहुत सारे काम देखती है, जितने भी आप सोच सकते हो सब काम सरकार पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल रहता है, ठीक है। स्कूल के बारे में, स्कूल होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या स्कूल कैसे होना चाहिए, सड़कें के बारे में है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके बारे में गरीबों का कल्याण के लिए भी सरकार आती है। जब अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं और अपना मिडिवल हिस्ट्री देखते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े राजा हैं, राजा बहुत बड़े हैं, लेकिन पब्लिक वेलफेयर करने वाला कोई नहीं है भाई। अगर पब्लिक वेलफेयर कर रहा है तो ये उसकी अपना बड़प्पन है, अन्यथा कोई इस चीज़ को नहीं कर रहा कि आपको पब्लिक वेलफेयर करना चाहिए, यानी पब्लिक के लिए कोई काम करना चाहिए, ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं था। आप कर देते तो ये आपका बड़प्पन है, नहीं कर रहे तो कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन आज की कहानी अलग है। अब नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं तो उन पर यह रहेगा कि वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर काम करें, ठीक है। वो ऐसी योजना चलाएं जिससे कि बुजुर्गों को हेल्प मिले, वो ऐसी योजना चलाएं जिसमें गरीबों को बहुत हेल्प मिले। इसलिए समय समय पर अलग अलग तरह की योजनाएं चलती रहती हैं, ठीक है। ये काम सरकार का है और सरकार को चुनाव इसलिए आता है भाई, ठीक है रक्षा कर रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन हमारी जो कंडीशन है उसको भी देखना है, हमारी बेसिक ज़रूरतों को तो पूरा कर रहे हैं। आम पब्लिक चाहती क्या है कि भाई एक सरकार ऐसी सरकार आए जो कम से कम बेसिक हमारी जो ज़रूरतें हैं वो उससे पूरा कर सके। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे नेता जो होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। मोहल्लों की सड़क आज भी टूटी फूटी है, आज भी टूटी, मतलब कितना लगता है भाई पैसा सड़क बनाने में, नाले आज भी ठीक से नहीं हो रहे हैं, सफाई आज भी नहीं होती है, ठीक है। जॉब तो अलग कहानी हो गई, जॉब क्रिएट होता है कि नहीं होता, लेकिन सफाई और सड़कें नाले तो मिलना चाहिए ढंग से, वो भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें किसको ब्लेम करते हैं? सरकार को ब्लेम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सरकार के भी 3 स्तर होते हैं। सरकार के स्तर कितने होते हैं? सरकार बात हो गई, अब सरकार के स्तर कितने हैं, लेवल, स्टेजेस कितनी हैं? 3 तरह की सरकारें होती हैं। एक होती है लोकल सरकार, स्थानीय सरकार, एक होता है स्टेट की सरकार, और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब फ़र्क क्या होता है? आपकी मोहल्ले की सड़क टूटी फूटी है, आपके मोहल्ले में जो नाली बनी हुई है वो टूटी फूटी है, सफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, डेंगू के मच्छर आ गए लेकिन उस पर वो स्प्रे नहीं हो रहा है। तो ये सब बेसिक जो काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, इसके लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो स्थानीय शासन को दी गई है, यानी लोकल गवर्नमेंट की दी गई है। इसमें आपका पार्षद आ जाता है, पार्षद मेयर वगैरह होते हैं, वो बेसिक देखते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा और लेवल पे आता है जहाँ पर स्टेट लेवल पर हम देखते हैं कि टैक्स कौन सा लगना चाहिए, किस पे टैक्स लगेगा, कोई योजना चलनी चाहिए सरकार की, भाई उत्तर प्रदेश के एरिया में जो लड़कियां हैं वो उनका एजुकेशन बढ़ सके, लिटरेसी रेट बढ़ सके, तो सरकार ने उनको साइकिल दिया है, साइकिल योजना दी है कि वो घर से स्कूल साइकिल पे आ सके, या बहुत गरीब है, बुढ़ा है तो उसकी पेंशन दी जा सके, ठीक है। तो ये जब राज्य स्तर पे होता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं,
कि वो राज्य स्तर पे देखेगा, और जब पूरे देश की बात आएगी तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है। सवाल यहाँ पे आता है कि सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये क्यों जरूरी है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। ऐसा नहीं होता कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और फिर वो सबको देखें, हमारे देश की जो, हमारे मोहल्ले की जो नाली भी टूटी फटी है, ठीक है, उसमें कचरा हो रखा है, तो वो मोदी जी उसको भी देखें, तो क्या पॉसिबल है? पहली चीज़ ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बंदा इस लेवल तक की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। कोई बंदा, एक प्रधानमंत्री है, वो नहीं दे सकता। तो पहले तो छोटे कामों के लिए या हर तरह के कामों के लिए अलग एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो सके। दूसरा, जिसको समझना बहुत जरूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का मतलब होता है कि किसी के पास एक तरह की एक पावर नहीं रहेगी। फिर कोई इतना पावरफुल नहीं बनेगा कि इस देश पे मोनार्की आ जाए या एक राजतंत्र आ जाए या डिक्टेटरशिप आ जाए। डिक्टेटर क्या होता है? सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमारे देश में जो सिस्टम है थोड़ी लचर पसर है। आप कह सकते हो कि यार कहाँ काम नहीं ढंग से होता, क्योंकि यहाँ बहुत तरह के अलग अलग चरण बोले गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे अलग अलग इतने सारे लेवल बनाए गए हैं, चेक्स एंड बैलेंस बनाए गए हैं। इसलिए बनाए गए हैं कि कोई व्यक्ति इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो पूरा फिर सब कुछ अपने हाथ में रख ले और फिर यहाँ पर आ जाए डिक्टेटरशिप आ जाए। डिक्टेटर का मतलब होता है एक ऐसा तानाशाह, जैसे हिटलर, मुसोलिनी जैसे हिटलर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस दिया कि जो काम आपका दिया है वो आपका काम है, बाकी का काम अलग है, और आपकी पावर को वो कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल नहीं तो कम से कम आपको वो थोड़ा सा रोकने की कोशिश तो कर ही रहा है, ठीक है। सरकार का लाइसेंस बनाना भी है, जैसे हमने कहा लाइसेंस बनाना है कि बंदूक का लाइसेंस है। अब तो बंदूक का लाइसेंस, अब एक समय था 1991 से पहले की बात है, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था, जिसे कहते हैं लाइसेंस राज। अब इसके भी कुछ फ़ायदे थे शुरू में और बाद में नुकसान भी रहे, और ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा, लेकिन चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लाइसेंस राज, जब 1947 देश आज़ाद हुआ तो ये सोच रखी गई कि ऐसे अपने देश के मार्केट को छोड़ा नहीं जा सकता कि ऐसे ही खुला छोड़ दिया, कोई भी आए वो इन्वेस्ट करे और कर दें। क्योंकि हमारा जो मेमोरी रही थी, इतिहास रहा था, वो हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे से कंट्रोल कर लिया, पूरे देश को राज कर लिया। अब ऐसा ना कि दोबारा यही सिस्टम हो जाए कि कोई और फला कंपनी आए और अपने पैसे के बल पर वो सिस्टम को ऐसा बना ले और बाद में फिर राज करना शुरू कर दे। इस चीज़ को रोकने के लिए शुरुआत के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी कंपनी जब आएगी तो पहले हम उसको लगा के चेक एंड बैलेंस करेंगे, कंपनी ऐसा तो नहीं कि यार ये गड़बड़ कर दे, तो लाइसेंस लेना ज़रूरी है इसको। तो शुरुआत में लाइसेंस लेना पड़ते थे, ठीक है, इस प्रक्रिया को करने के लिए कि आपको लाइसेंस लगो तो फैक्ट्री लगेगी आपकी। अब आपने प्रोडक्शन तो करने की कोशिश की, लेकिन जब आप ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। आपने प्रोडक्शन कर लिया बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आपकी तरक्की की स्पीड कम हो गई, क्योंकि अब नया मार्केट, इस मार्केट में कंपनीज नहीं आ रही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद फैक्ट्री लगाओगे, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? 1991 तक चलता रहा, लेकिन 1980s में 70s में ये देखा गया गरीबी आगे ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, सरकार के पास रिसोर्सेज कम है, प्राइवेट कंपनीज आ तो रही हैं बट जिस रफ्तार से आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लगा दिया है। कोई फैक्ट्री खोलने के लिए 3-4 साल का इंतजार करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही, इस चक्कर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो गरीबी है। फिर एक वक्त आया 1991 में जब बोला गया कि भाई इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब हमें अपनी मार्केट खोलनी पड़ेगी। तो 4-5 सेक्टर को छोड़ के, जैसे केमिकल्स हो गया या न्यूक्लियर पावर हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर को छोड़ के आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो बेसिक्स चेक्स एंड बैलेंस लगाया गया, जैसे एनवायरनमेंट का लगाया गया है, फायर का लगाया गया, उसको पूरा करने के बाद एक रजिस्टर करा के आप कंपनी खोल सकते हो। फिर प्राइवेट कंपनी का हमारे देश में आना शुरू हुआ। अब आपको ये बताना है कि क्या जो शुरुआत के नेताओं ने कंपनीज बनाई और चेक लाइसेंस लगाया, क्या सही था? सही था या गलत था, ये आप सोचिएगा और हो सके तो आंसर लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी लिया हमने दोस्तों, ठीक है, वो सब पढ़ लिया हमने जितना भी है। राजतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, उसके बाद एक लोकल लेवल पे चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। लोकतंत्र के लोगों
कि भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनके प्रभावित करते हैं। क्या आप सहमत हैं? डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट इफेक्ट देम? क्या मतलब है इसका यार? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ऐसे फैसले में जो डायरेक्टली इनको इफेक्ट कर रहे हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रिपल तलाक की बात कर लेते हैं। ट्रिपल तलाक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। अब सरकार से कोई कानून बनाती है, सरकार के पास राइट्स हैं, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लेकिन कानून बनाने से पहले जो लोग पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है तो उनसे कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार क्या करती है? उनसे कंसल्ट करती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, डिस्कशन किया जाता है, जो उनकी बातें होती हैं वो सुनते हैं, सरकार अपनी बात कहती है, और फिर दोनों मिलकर एक ऐसे फैसले पे आते हैं जो दोनों के हिसाब से सही होता है, सरकार के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और समाज के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम? बिल्कुल। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कौन इन्वॉल्व होगा? पता लगा सरकार ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जिसके अंदर फिर बवाल चल रहा है। इसका एग्जाम्पल है NRC, CAA। इसमें यही हुआ है कि जब ये कानून बनाया गया तो उतना डिस्कशन नहीं हुआ जितना डिस्कशन होना चाहिए था, ना पार्लियामेंट में हुआ। तो यही कारण है कि ये सब विवाद स्टार्ट हो गया। अगर सभी समुदाय को लेकर डिस्कशन किया जाता, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता और उनको एजुकेट किया जाता तो शायद डिस्कशन इतना प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन जब आपने कानून ऐसा बनाया, कानून बना सकते हो लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करना, भाई बना तो देश के लिए रहे हो ना, आप अपने बना के रखने की तो नहीं है। तो सरकार को भी जिम्मेदारी है कि सबको इन्वॉल्व करे, और पब्लिक की जिम्मेदारी भी है कि वो इतने जागरूक रहे कि वो इन्वॉल्व हो सके। वो सिर्फ अपनी जीवन में मस्त रहें कि ठीक है वोट दे देंगे, एक बार वोट दे दिया फिर उसके बाद छुट्टी, या वो कुछ नहीं तो वोट देना ही छोड़ दिया है, वोट देते ही नहीं है, वो काम ही उनका है बस सरकार को गाली देना बस, और कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक वोट या आपका कोई डिस्कशन बहुत बहुत प्रभाव डालता है सब चीज़ों पर। चलिए, एक दूसरा कुछ सवाल है, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे? क्यों? Which type of government would you prefer to have in the place you live in? Why? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, पार्लियामेंट टाइप ऑफ सिस्टम है हमारे यहाँ। पार्लियामेंट कानून बनाएगी, सरकार होगी, सरकार उस कानून को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है? आपको लगता है कि ये सही है कि चेंज करना चाहिए क्या, या इसको हम एक सिस्टम में कर दें जहाँ पर एक मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हो जाए? ठीक है, तो वो आपको बताना है आपको, ठीक है, कि क्या मोनार्की बन जानी चाहिए जिससे कि आपका राजा आ जाए, राजा कंट्रोल करे, क्या सही है? ये आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अभी नीचे दिए कथनों पर जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कीजिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, क्या सही है? इन अ मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट हुएवर दे वांट। मोनार्की सिस्टम में क्या लोग अपना नेता चुनते हैं? सही है गलत? नहीं भैया, नेता नहीं चुनते हैं, मोनार्की में नहीं, डेमोक्रेसी में सिस्टम है। ठीक है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है। इन अ डेमोक्रेसी ए किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल अ कंट्री। नहीं, डेमोक्रेसी में एक राजा नहीं हो सकता, वहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, उसके पास पावर्स होती हैं बट वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होते हैं। ठीक है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा किए गए निर्णयों को लोग प्रश्न उठा सकते हैं। राजतंत्र में यानी कि इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट अ डिसीजन दिस मोनार्क टेक, मतलब कि जो राजा फैसला लेगा उस पर क्या पब्लिक सवाल उठा सकती है? मतलब एक बादशाह है, लेट्स सपोज औरंगजेब है, उसने कुछ फैसला ले लिया तो पब्लिक की इतनी हिम्मत है कि वो फैसले को ले नहीं कर सकते, क्योंकि मोनार्की सिस्टम है। लेकिन मोदी अगर एक फैसला कानून बनाएंगे तो उस पर सवाल करने का हक है। ये फ़र्क है मोनार्की में और डेमोक्रेसी में। बाकी दोस्तों काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। एक और बताता हूँ आपको, वोट्स
फॉर वुमेन, एक और है थोड़ा सा, उसके बाद खत्म करते हैं इसके बाद। देखिए जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है या राइट्स यानी अधिकार की बात आती है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो गया था राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, जनता का अधिकार, लोगों का अधिकार। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जनता के अधिकार में औरतों का अधिकार नहीं था। वो ये तो चाहते थे कि भाई वोटिंग हो और राजा की जगह एक सरकार बने, पर वोट सिर्फ अमीर लोग करें और उसमें भी जो पुरुष हैं वो करें। औरतें क्या होती हैं, उनको दिमाग क्या होता है, ये सोचती। हैरानी से बात की है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780 में स्टार्ट होने के बाद अगले 200 साल तक औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और ये अधिकार क्यों आया, ये भी बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो पुरुष थे वो चले गए युद्ध करने, लड़ने चले गए। अब वो चले गए युद्ध करने, लेकिन अब इंडस्ट्री कौन चलाएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा? तो वहाँ पे औरतें आईं। औरतों ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। जब औरतों ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तो थोड़ी सी उनकी जो आवाज़ है वो सुनी जाने लगी। उनकी तरफ नज़रिया बदला। लोगों ने कहा यार ये तो काम कर सकती है, ये तो फैक्ट्री में काम कर सकती है। अभी तो हम समझते थे कि घर में खाली रोटियां पका सकती हैं, लेकिन नहीं, ये तो काम कर रही हैं, फैक्ट्री में काम कर सकती है। जो पुरुष करता है वो भी औरतें भी कर सकती हैं। धीरे धीरे परचेजिंग पावर भी आ गई इनके पास, पैसा आना शुरू हो गया। पैसा आया तो उन्होंने अपनी बात ढंग से रखना शुरू की, और फिर धीरे धीरे वोटिंग राइट्स मिलना शुरू हुए। 1920 में अमेरिका में मिला, 1928 में आपको मिलता है ब्रिटेन में। इंडिया में कब मिला आपको बताना है। इंडिया में औरतों को वोटिंग राइट्स कब मिले हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में मिला है दोस्तों वोटिंग राइट। औरतों को सबसे पहले न्यूजीलैंड के अंदर वोटिंग राइट्स मिले हैं। इंडिया में कब मिला ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में गया हूँ, मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा गए हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं। भारत सरकार का अच्छा, इसमें कौन सी सरकार इन्वॉल्व होगी? भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रूस के साथ अपने कोई पैक्ट करेगी तो कौन देखेगा? स्थानीय सरकार देखेगी, राज्य सरकार देखेगी, या राष्ट्र सरकार देखेगी? स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय? लोकल गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, या नेशनल गवर्नमेंट देखेगी? तो भाई ऐसे मुद्दे जब होंगे, जब इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे होंगे, किससे दोस्ती करनी है, क्या करना है, तो वो देखेगा आपका राष्ट्र, नेशनल गवर्नमेंट देखेगी आपका, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय है। पश्चिम बंगाल ने सरकार ने ये फैसला लिया कि जो क्लास 8 के बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो ये फैसला कौन से लेवल पे होंगे? राज्य लेवल पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, गांव में एक कुआं बनाना है, खोदना है, इसका फैसला कौन लेगा? लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, पंचायत वगैरह ले लेगी, ठीक है। पटना के बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय है, पटना के बच्चों के लिए, पटना लोकल गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में ये आता है, आप देखोगे अपने आसपास की म्यूनसिपैलिटी करती है, ठीक है। हरियाणा सरकार के सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय है। हरियाणा सरकार ने कहा कि फ्री में बिजली मिलेगी। कौन सा लेवल का है? राज्य सरकार का है, ठीक है। 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय है। 1000 रुपये के नोट वैसे बंद हो चुके हैं, तो 500 और 2000 के जो नोट नया था, किसने फैसला लिया था? लोकल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने, या राष्ट्रीय सरकार ने? तो नेशनल लेवल में नया नोट छपेगा, क्या करेगा वो? नेशनल लेवल सरकार लेगी, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये सब मैंने बहुत डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ये आंसर्स देख के मुझे भेज देना, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ और दिक्कत आ रही हो तो वो फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।